नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो कि हम रेगुलर लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम करंट के साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करते हैं अपनी नेक्स्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट करंट अफेयर जो रहने वाला है वो है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर रिलीफ वर्क आफ्टर द अर्थक्वेक इन वेनेजुएला। जैसे कि हम सभी को पता है, अभी वेनेजुएला में बहुत तीव्र गति के भूकंप आए थे। एक नहीं, वो भी दो दो आए थे एक के बाद एक, जिनका जो मैग्नीट्यूड था वो 7+ था। ठीक है, तो उनकी मदद करने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेशन एमिस्टेड। ऑपरेशन एमिस्टेड। ठीक है, वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में। वेनेजुएला की बात करते हैं, वेनेजुएला। ठीक है, कौन सी कॉन्टिनेंट में, कौन से महाद्वीप में? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला स्थित है। इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, कैपिटल है, वो है कैरेकस। कैरेकस है। ठीक है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वेनेजुएला? बच्चों यहाँ पे हैं एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स यानी कि विश्व के सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स। ठीक है, सबसे ऊंचे झरने, हाईएस्ट, हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे हैं? एंजल फॉल्स से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेनेजुएला जो कंट्री है सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, यानी कि विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार। तेल भंडार कहाँ पे है? वेनेजुएला में। ठीक है, तो वेनेजुएला जो कंट्री है वहाँ पे ऑयल के सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं, बट दिक्कत इस बात की है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कि वो वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। वरना पता ही है सभी को, जैसे तेल की जिस हिसाब से आजकल क्या बोलते हैं मार्केट में डिमांड है, उस हिसाब से अगर वेनेजुएला के पास वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मिल जाए किसी तरह, तो वेनेजुएला भी अपने क्राइसिस, जो जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, उससे बाहर आ सकता है आसानी से। ठीक है, अब जब यहाँ पे अर्थक्वेक की बात हो ही गई है, तो अर्थक्वेक की बच्चों इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में अर्थक्वेक अर्थक्वेक को, इंडिया के जो पूरा मैप है, इंडिया के पूरे लैंड को 4 जोन में बांटा गया है। चार सिस्मिक जोन, सिस्मिक जोन्स। ठीक है, 4 सिस्मिक जोन्स। अब ये सिस्मिक जोन्स क्या हैं बच्चों? पूरी कंट्री में 4 प्रकार के जोन मार्क करे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जोन 2, सबसे पहले, इससे पहले क्या होता था, पहले 5 जोन हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है, जोन 1 एंड जोन 2, जोन 1 प्लस जोन 2 को क्या कर दिया गया है? मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब जोन 2 या जोन 1 जो भी है, दोनों मिक्स करके वो लीस्ट एक्टिव है, यानी कि ये जो कलर दिख रहा है आपको बिल्कुल लाइट कलर का, ये है लीस्ट एक्टिव। मतलब कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने की बिल्कुल ना के बराबर क्या है, चांसेस है। ठीक है, उसके बाद जोन 3 की बात करूं तो मॉडरेट है, कभी कभार आ जाएगा। ठीक है, देन फिर आपका जोन 4 जहाँ पे कि हाई चांसेस है, हाई चांसेस है, ये जो ऑरेंज कलर का है यहाँ पे क्या है, हाई चांसेस। एंड देन लास्ट इज जोन 5 जहाँ पे कि हाईएस्ट चांसेस हैं। चांसेस जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे उतना ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकता है और उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो एग्जाम में मैंने देखा था, एक जगह क्वेश्चन पूछ रखा था कि इंडिया का जो मैप है, इंडिया को हमने कितने सिस्मिक जोन मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है, उस हिसाब से इंडिया को कितने जोन्स में बांट रखा है। तो इंडिया को कितने जोन्स में बांट रखा है? 4 सिस्मिक जोन्स में बांट रखा है। ठीक है, अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, हिमाचल जो कवर्ड है वो जोन 4 एंड जोन 5 से। ठीक है, सेंट्रल जो एरिया है वहाँ पे जोन 5 है और उसके चारों ओर कौन सा है? जोन 4 है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है एनालेना बेरबॉक, एंटोनियो गुटेरेस, खलीलुर रहमान एंड क्रिस्टलिना जॉर्जिनी। तो आंसर हो जाएगा इसका खलीलुर रहमान। ठीक है, कहाँ के हैं ये? बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के हैं फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है, उनको चुना गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इससे अगर मैं पहले की बात करूं तो 80th
80वें जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की कौन थी प्रेसिडेंट थी, वो कौन थी? एना लेना, जिनका भी सत्र चल ही रहा है, एना लेना बेयरबॉक। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है खत्म हो जाएगा बच्चों सितंबर में। ठीक है, सितंबर के बाद 81st सेशन स्टार्ट होगा, जिसके कि प्रेसिडेंट बनेंगे हमारे खलीलुर रहमान। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक जीके। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब बना था, क्यों बना था, क्या इससे पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बनाई गई थी, फिर क्या उसका क्या हुआ, फिर कैसे कैसे बनी, इसकी कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे इसकी संरचना है, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, हमारा 1914 में हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। ठीक है, पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध। ठीक है, और वो खत्म हो जाता है आपका 1819 में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब जब वॉर होता है तो वॉर के बाद क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, बर्बादी होती है। तो ऐसा कोई इवेंट दोबारा से ना आए, ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई घटना दोबारा से ना हो, तो इसी के चलते ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस यानी कि वर्सलिस की संधि, वर्सलिस की संधि, वर्सलिस की संधि के तहत एक बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है कब? 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है। अब ये लीग ऑफ नेशंस क्या थी बच्चों? लीग ऑफ नेशंस था कि सारे राष्ट्र आएंगे और बैठ के बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1914 जैसा, प्रथम विश्व युद्ध जैसी कोई भी घटना विश्व में दोबारा से ना हो। लेकिन होता क्या है, 1939 में यानी कि 20 वर्षों के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। ठीक है, तो जिस काम के लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था, उस काम के लिए, उस काम को करने में लीग ऑफ नेशंस क्या हो गया था? अनसक्सेसफुल हो गया था। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और 1945 में जब खत्म होता है, ठीक है, तो 1945 में जब एंड हो जाता है, 1945 में जब एंड हो जाता है, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने काम, अपने टारगेट में, अपने जो इसका ऑब्जेक्टिव था उसको करने में इनका वो अनसक्सेसफुल रह गया था, तो इसको हटा देते हैं। तो इसकी जगह बच्चों 24 अक्टूबर यहाँ पे करते हैं हम, 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस का क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बना दी जाती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, अब ये जो यूनाइटेड नेशंस बनाया जाता है, तो इसकी कितनी बॉडीज होती हैं? इसके 6 बॉडीज होती हैं। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंडर आती हैं 6 बॉडीज। तो सबसे पहली आती है बच्चों जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली यानी कि महासभा, महासभा। दूसरी जो आती है वो है सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है बच्चों, सिक्योरिटी काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद, अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें बच्चों टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 5 क्या होते हैं? परमानेंट यानी कि स्थाई। ठीक है, और 5 होते हैं 10 होते हैं टेम्पररी यानी कि अस्थाई। ठीक है, अभी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। ठीक है, और ये 10 जो टेम्पररी अस्थाई मेंबर्स हैं चेंज होते रहते हैं हर 1-2 साल में। ठीक है, अब बात चलती है इंडिया की परमानेंट मेंबर्स की इस लिस्ट में घुसने की, लेकिन बार बार जो चाइना जो कंट्री है वो बार बार वीटो लगा देती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा पार्ट है, इसकी तीसरी बॉडी है, वो है सेक्रेटरीट, हिंदी में बोलते हैं सचिवालय। ठीक है,
उसके बाद फोर्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, कौन सी है, आर्थिक व सामाजिक परिषद, नेक्स्ट है फिफ्थ, ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड लास्ट है हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनाइटेड नेशंस। क्लियर है बच्चों? तो यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो लीग ऑफ नेशंस है, जो लीग ऑफ नेशंस है, उनका जो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया था? फेल हो गया था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बच्चों? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखें। 24 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? इंटरनेशनल यूएन डे, इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र दिवस या फिर यूएन यूनाइटेड नेशंस डे बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 127। ठीक है, तो ये वाला जो इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, किसके द्वारा निकाला जाता है बच्चों? ये निकाला जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा निकाला जाता है? ये निकाला जाता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो इस बार जो रैंक 1 है वो किसने हासिल किया है? आइसलैंड ने। ठीक है, आइसलैंड ने पहला अंक हासिल किया है। तो इंडिया का याद रखेंगे आप, क्योंकि इंडिया की एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं रैंकिंग के हिसाब से, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल्स एट 2026 फ्रेंच ओपन? 2026 फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा इसका अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव कौन सी कंट्री से आते हैं? जर्मनी से आते हैं। जर्मनी से आते हैं, जर्मनी से आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रेंच, सारे के सारे जितने भी ये होते हैं हमारे ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, तो कौन कौन से होते हैं और किस किस ऑर्डर में होते हैं? तो ग्रैंड स्लैम्स इन ऑर्डर ऑफ हैपनिंग, जिस हिसाब से वो होते हैं, तो 4 मेजर टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो साल है, साल के स्टार्टिंग में ही हो जाता है ये। और ये किस टाइप के कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और कहाँ पे होता है? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा होता है बच्चों फ्रेंच ओपन। ठीक है, जिसको रोलैंड गैरो भी बोलते हैं, रोलैंड गैरो भी बोलते हैं। और ये हो जाता है फिर मई एंड जून के आसपास, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। लोकेशन कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद जुलाई एंड अगस्त में हो जाता है आपका विंबलडन, जो कि अभी चल रहा है, जिसमें कि अभी जो महिलाओं का रिजल्ट आ गया है। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो यहाँ पे आज फाइनल है मेंस का। ठीक है, तो ये खेला जाता है किसमें? ग्रास कोर्ट में। और ये सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना है ये, सबसे सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम। ठीक है, एंड लास्ट में फिर होता है हमारा यूएस ओपन। ठीक है, ये 4 मेजर टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा नहीं होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन ये 4 मेजर होते हैं जिनको हम ग्रैंड स्लैम्स बोलते हैं टेनिस के। ठीक है, और कौन से जो ग्रैंड स्लैम्स हैं, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? टेनिस, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। याद रखेगा, टेबल टेनिस नहीं करना है। ठीक है, यूएस ओपन भी किस उसमें खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, जो कि यूएसए में होता है। ठीक है, तो अब बात करता हूँ, अभी तक हमारे 2026 में
2026 में हमारा फ्रेंच ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन, सॉरी सबसे पहले ऑर्डर में ही करते हैं इनको। सबसे पहले हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता यानी कि मेन में और विमेन में कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन में विजेता हैं कार्लोस एल्कराज। एल्कराज कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से, ठीक है। और विमेन में है एलिना, एलिना रायबाकिना, ये कौन सी कंट्री से हैं? कजाकिस्तान, ठीक है। दूसरा फ्रेंच ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन के जो मेन के विनर है वो कौन है? ऊपर लिखा हुआ है एलेक्जेंडर ज़्वेरेव। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वुमेन में कौन जीती हैं? मिर्रा, मिर्रा एंड्रीवा, ठीक है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? रशिया। अभी चल रहा है हमारा विंबलडन, ठीक है। मैन का आज फाइनल है, आज फाइनल हो जाएगा बच्चों। किस किस के बीच में है? ज़्वेरेव, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव एंड दूसरे हैं, दूसरों का मैं नाम भूल गया हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे विमेन में जो जीत गई हैं वो उनका नाम है लिंडा नॉस्कोवा, ठीक है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? चेक रिपब्लिक, ठीक है। तो अभी आज रिजल्ट आ जाएगा विंबलडन का भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से सवाल पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है, स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। विच साइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 100th रामसर साइट? भारत की 100वीं रामसर साइट के रूप में किस स्थल को घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको और जिसका दूसरा नाम है सुरह ताल, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? बलिया डिस्ट्रिक्ट, यूपी में, ठीक है। अब बात करते हैं रामसर साइट्स क्या होती हैं, व्हाट आर रामसर साइट्स। तो रामसर साइट सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। अब ये आर्द्र भूमि क्या होती है? वह भूमि जो साल भर, साल भर, जो साल भर पानी के भीतर या पानी से, जो साल भर पानी से ढकी रहती है, ढकी रहती है। अब वो परमानेंट भी हो सकता है बच्चों, परमानेंट भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। और सीजनल, सीजनल यानी कि कभी कभी, जैसे अगर बारिश है तो बारिश के कारण वो ढकी हुई है, ठीक है। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे दलदल वाले इलाके होते हैं, मार्शी लैंड्स होती हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, या फिर कभी आपने लेक्स देखी होंगी जहाँ पे दलदल वाला इलाका होता है, तो उनको हम बोलते हैं वेटलैंड्स, ठीक है। अब तो वेटलैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। तो इनके इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके क्या बोलते हैं, संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को रामसर, रामसर क्या है बच्चों? जगह का नाम है, कहाँ पे? ईरान में। एक कन्वेंशन साइन करी गई, एक समझौता साइन किया गया, जिसके की अंतर्गत डिसाइड किया गया कि हमें आर्द्र भूमि का क्या करना है? संरक्षण करना है। वी हैव टू कंजर्व द वेटलैंड्स, ठीक है। तो इस कन्वेंशन के अंडर, इस रामसर कन्वेंशन के अंडर क्या करा जाता है कि अलग अलग कंट्रीज में रामसर साइट्स को क्या किया जाता है? टैग किया जाता है, मतलब कि घोषित किया जाता है, जिसके के तहत उस हिसाब से उस साइट का क्या किया जाएगा? कंजर्वेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते इंडिया में टोटल कितनी साइट्स हो गई हैं? इंडिया में टोटल कितनी हो गई हैं? टोटल साइट्स कितनी हो गई हैं? 100 हो गई, ठीक है। तो 100 हो गई। तो इंडिया ने कब इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था? लिखेंगे इंडिया ज्वाइंड इन, इंडिया ज्वाइंड इन, या इंडिया साइंड इन, सॉरी इंडिया ज्वाइंड ऑन, कौन सी तारीख थी? 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने एक कन्वेंशन को साइन किया था, ठीक है। तभी उसी के बाद से इंडिया की जो भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जिनको की ज़रूरत है कंजर्वेशन का, उसको रामसर साइट का टैग मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया की जो सबसे पहली रामसर साइट थी, फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया, फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया, तो कौन सी थी? वो थी बच्चों, एक थी चिलिका लेक,
चिलिका लेक पता ही है सभी को कि इंडिया की खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और जो दूसरा था, दूसरी थी हमारी केओलादेव, केओलादेव नेशनल पार्क, कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। ये दो फर्स्ट रामसर साइट्स थी। उसके बाद मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रामसर साइट्स, सबसे अधिक रामसर जो साइट्स हैं वो किस राज्य में, मैक्सिमम रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, किस राज्य में है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में अराउंड 20, ठीक है, कितनी है, 20 है। उसके बाद जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है मेरा, जो 2 फरवरी है, ठीक है, 2 फरवरी को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे, वेटलैंड्स डे, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि दिवस। तो मेरा पहला सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि 2026 का जो दिवस बनाया गया था उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम क्या थी। और मेरा दूसरा सवाल है, क्या हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई रामसर साइट है, रामसर साइट है, 1 या 2 या 3, अगर हैं, इफ यस देन कौन सी है, कौन सी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। वेयर वॉज G7 52nd G7 समिट हेल्ड, ठीक है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो G7 का समिट कहाँ पे हुआ था, अभी फ्रांस में आयोजन किया गया है, ठीक है। अब G7 की अगर हम बात करें तो G7 बना कब था बच्चों, G7 बना था हमारा 1975 में, और 1975 में इसकी फर्स्ट मीटिंग भी कहाँ हुई थी, फ्रांस में ही हुई थी, फ्रांस में हुई थी, ठीक है। जब ये बना था बच्चों G7, तो G7 जब ये बना था तो G7 पहले G6 था, यानी कि 1975 में जब ये बना था तो G6 के रूप में बना था, ठीक है। तो G6 के रूप में बना था G6 के रूप में बना था 1975 में। कौन कौन सी कंट्रीज मिलके बनाया था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, इनने मिलके, इन सारी कंट्रीज ने मिलके G6 बनाया था, ठीक है। फिर ये G7 कैसे बना, 1976 में कनाडा ने ज्वाइन कर लिया, कनाडा ज्वाइंट, ठीक है, कनाडा ने ज्वाइन करा, जिससे कि क्या बन गया, G6 से G7 बन गया। फिर एक ट्विस्ट और आया, 1998 में रशिया ने भी ज्वाइन कर लिया, रशिया ने भी क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है, जिससे कि क्या बन गया, G8 बन गया। लेकिन 2013 में क्या करा था, रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। क्रीमिया बच्चों यूक्रेन का पार्ट था, ठीक है। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला भी हुआ था, और सारी की सारी हमारी जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया को काफ़ी ज़्यादा मना करा कि ऐसा स्टेप मत लो, लेकिन वो उन्होंने नहीं सुनी। तो उसके कारणवश क्या किया, रशिया को ग्रुप से निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो रशिया वॉज एक्सपेल्ड, रशिया वॉज एक्सपेल्ड, तो वापस से क्या बन गया, ये G7 बन गया, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरी थी G7 की। तो यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखने की क्या है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। Which country became the first Central Asian member of New Development Bank? न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला मध्य एशियाई सदस्य कौन सा देश बना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उज्बेकिस्तान। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसको समझने से पहले हम पहले पढ़ेंगे बच्चों ब्रिक्स क्या है, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स, ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स जो टर्म है बच्चों, वो सबसे पहली बार किसके द्वारा निकाली गई थी, जो शब्द है ब्रिक्स, ये निकाला था जिम ओ नील ने, जिम ओ नील द्वारा ये शब्द निकाला गया था, जिम ओ नील, ठीक है। तो ये बना कब था, 2009 में, 2009 में बना था। कैसे, BRIC, ठीक है, BRIC के रूप में बना था, यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था। तो इसकी मेंबर कंट्रीज बी से क्या है, बी से है बच्चों ब्राजील, आर से क्या है, आर से हमारी रशिया, आई से क्या है, आई से हमारी इंडिया, सी से है चाइना, एंड एस से क्या है, साउथ अफ्रीका, एस से क्या है, साउथ अफ्रीका।
तो ये है इसकी फाउंडिंग कंट्री, यानी कि जिन कंट्रीज ने इसका स्थापन किया था, स्थापना करी थी। 2009 में बनाई जाती है ब्रिक, ठीक है, और पहली मीटिंग इसकी होती है 2009 में ही। कहाँ पे? ये कैटरिनबर्ग, ये कैटरिनबर्ग कहाँ पे है? रशिया में, ठीक है। फिर अगले ही साल यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया जाता है। साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड, जिसके की बाद ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाती है, ब्रिक्स बन जाती है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों हम ये जो हमारा ब्रिक्स है, ब्रिक्स का क्या बोलते हैं, ब्रिक्स ने क्या करा था, इसकी जो सिक्स्थ मीटिंग थी, सिक्स समिट जो थी वो कहाँ पे हुई थी? फोर्टेलाजा, कब? 2014 में। और वहीं पे फोर्टेलाजा कहाँ पे है? ब्राजील में है, ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील में मीटिंग हुई फोर्टेलाजा 2014 में, और वहीं पे स्थापना की जाती है एनडीबी की, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है। ये जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? शंघाई कहाँ पे है? चाइना में, ठीक है। तो ये था हमारा कैसे एनडीबी बना। एनडीबी का काम क्या है? एनडीबी का काम है जितनी भी हमारी फाउंडिंग कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, और ये जो एशिया वाला रीजन है, यहाँ पे क्या करना है? डेवलपमेंट करना है और कंट्रीज को हेल्प करना है थ्रू प्रोवाइडिंग लोन, या फिर जो भी लोन असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करके कंट्रीज को हेल्प करना है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट, अगर हम बात करें 2025 की, 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्रिक्स सम्मेलन या ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई थी? सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। कभी कभार करंट अफेयर में वो एक साल पुराना पूछ लेता है, ब्राजील में। और इस साल की यानी कि 2026 की कहाँ पे होगा सम्मेलन? इंडिया में होगा। तो इसी वजह से इस बार के जो चेयरमैन है, ब्रिक्स के जो अध्यक्ष हैं, वो किनको बनाया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स ने 2014 में क्या बनाया? न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ब्रिक के मेंबर कंट्रीज अलग हैं ब्रिक्स के, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अलग है, ठीक है। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अभी रिसेंट नया सदस्य बना है वो कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान बनाया, और फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री है न्यू डेवलपमेंट बैंक की एज अ मेंबर, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हमको पता चल गया कब बनाया गया था? 2014 में बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई में। शंघाई कहाँ पे है? चाइना में, ठीक है। तो मेंबर्स देख लेते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके साथ कौन कौन है? बांग्लादेश है, यूएई है, इजिप्ट है, अल्जीरिया है, एंड उज्बेकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान है जो कि रिसेंटली नए मेंबर की तरह ज्वाइन किया है, जिन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को। और यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि अभी रिसेंटली ब्रिक्स का जो नया मेंबर जुड़ा है वो है इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया बना है हमारा 11th मेंबर। तो अगर ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि ब्रिक्स में टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी अभी फिलहाल में? 11 हैं, और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कितनी है बच्चों? 10 है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आपको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स एंड ब्रिक्स के मेंबर्स में फर्क है, अलग अलग है, सेम मेंबर्स नहीं है। चलिए, तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो खत्म। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऐसे ही मैं और वीडियोस लेके आता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे, तो जिससे कि आपका करंट प्लस स्टैटिक दोनों के दोनों जो पार्ट हैं, पोर्शन है, वो आपके कवर होते रहेंगे। चलिए, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, एंड प्लीज़ आंसर, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ प्लीज़ आंसर कॉमेंट बॉक्स में। मैं पर्सनली आके रिव्यू करूँगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर नोट्स बनाने में अगर किसी को कोई भी दिक्कत या तकलीफ़ हो रही है तो मैं इसका क्लास का पीडीएफ जो हमारा कम्युनिटी चैनल है व्हाट्सएप का, उसमें अपलोड करा दूँगा, ठीक है। अगर आपको उसके साथ जुड़ना है, उस चैनल में जुड़ना है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे वो प्रोवाइड करवा दूँगा उसका लिंक ज्वाइन करने का। तो आप सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जिसको ज्वाइन करना है वो कमेंट बॉक्स पे ज्वाइन टाइप कर देना,
ठीक है? और वहाँ पे आपको इसकी जो भी हम रेगुलर बेसिस पे क्लास करते हैं उसकी पीडीएफ आपको हर लेक्चर के नीचे मिल जाएगी, हर रोज़ मिल जाएगी, ठीक है? चलिए ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।